गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 3 थिंकर्स के विचार पढ़े हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले श्री अरविंद घोष, फिर महात्मा गांधी, फिर श्री गीजू भाई बधेका। उनके विचार आप में से बहुत लोगों को फैमिलियर लगे होंगे, बहुत ज़्यादा कॉमन सेंसिकल लगे होंगे। लेकिन जो आज हम चौथे थिंकर के विचार पढ़ने वाले हैं, उनके विचार आपको बिल्कुल ही अलग लगेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स भी लग सकते हैं, बहुत डिफरेंट लगेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस विचारधारा में योगदान दिया उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पेडागॉजी। उनका ये मानना था कि यदि एक शिक्षा नई दृष्टि नहीं देती है, जो ऑलरेडी चल रहा है, जो स्टेटस को है, उसी को बनाए रखती है, तो वो रियल शिक्षा नहीं है। रियल शिक्षा वही है जो कि हमको मुक्त करती है। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है पाउलो फ्रेire। ये ब्राज़ीलियन थिंकर हैं। इनकी लिखी हुई कुछ किताबें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। इनमें से जो सबसे मशहूर है और जो जीके में और बीएड एमएड के एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो है पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। वो उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पेडागॉजी ऑफ होप, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, पेडागॉजी ऑफ द हार्ट, टीचर्स एज कल्चरल वर्कर्स, कल्चरल एक्शन फॉर फ्रीडम। ये उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य किताबें हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाउलो फ्रेire और उनके एजुकेशन से जुड़े हुए आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय जान लें। उनका पूरा नाम लिखा देख रहे हैं आप, पाउलो रेगुलस नेविस फ्रेire, बट ये पाउलो फ्रेire के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1921 को ब्राज़ील के नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है जिसका नाम है पेर्नाम्ब्यूको। उसमें एक शहर है रेसिफे, वहाँ इनका जन्म हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली में थे, लेकिन कुछ स्थितियाँ दुनिया की ऐसी हुई कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी इनको देखनी पड़ी। आपको पता ही है कि 1929-30 का जो दौर है वो ग्रेट डिप्रेशन, महान आर्थिक मंदी का दौर है। तो इनके परिवार ने भी बहुत ही बुरे दिन देखे और उससे बचने के लिए ये लोग रेसिफे से 18 किलोमीटर दूर एक और शहर है वहाँ चले गए, जहाँ कुछ ही समय में उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो आप ये देख रहे हैं, जब ये 13 वर्ष के हैं तो उनके पिता की मृत्यु हो गई है। जब वो पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, ये गरीबी की वजह से पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और अपने समान उम्र के बच्चों से करीब 4 क्लासेस पीछे चल रहे हैं। गरीब बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं ये, और ये कहते हैं कि वो जो दौर था उसने इनको बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने पहली बार ये महसूस किया गरीबी और शिक्षा का जो रिलेशनशिप है उसको, जब वो भूखे पेट होते थे, और इस वजह से वो ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास योग्यता की कमी थी। और ये जो अनुभव रहा वो उनकी शिक्षा के सिद्धांतों, शिक्षा के दर्शन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ रेसिफे का जो लॉ स्कूल है वहाँ दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज भी पढ़ा। उन्होंने कभी लॉ की प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि उन्होंने एक सेकेंडरी स्कूल पोर्चुगीज़ टीचर के रूप में ज्वाइन किया। 1946 में उनको पेर्नाम्ब्यूको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया। वो यूजुअली इलिटरेट पुअर के साथ काम करते रहे। उनका जो मेन एरिया था वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे था, ख़ास करके एडल्ट लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उन्होंने वहीं पर उसी दौरान एक एजुकेशनल प्रैक्टिस डेवलप की। प्रैक्टिस आप में से कुछ लोगों के लिए डिफरेंट टर्म होगा। प्रैक्टिस का जो रूट है वो अरिस्टोटल से आता है, जिसने कहा था कि 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं।
थिंकिंग, मेकिंग एंड टेकिंग एक्शन। तो जो टेकिंग एक्शन वाला पार्ट था वो प्रैक्सिस था, लेकिन प्रैक्सिस को मार्क्स ने फिर अपने तरीके से डिफ़ाइन किया और पॉलो फ्रेरे ने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया। तो फ्रेरे का जो प्रैक्सिस का आइडिया है, रिफ्लेक्शन और एक्शन उसका आइडिया है। तो वो जो एक ख़ास तरीके से रिफ्लेक्ट करने की और एक ख़ास तरीके से उसको एक्शन में बदलने की जो फ्रेरे की विधि है, उसको उन्होंने इसी दौरान डेवलप किया। 1961 में उनको यूनिवर्सिटी ऑफ रेसिफे में ही डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल एक्सटेंशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। 1962 में पहली बार उनको लार्ज स्केल एप्लीकेशन का, अपने विचारों का इस्तेमाल करने का मौका मिला। और जो गन्ने की खेतों पे काम करने वाले करीब 300 मज़दूर थे, उन्होंने उनको लिखना पढ़ना सिखाया सिर्फ 45 दिनों में। उनका एक्सपेरिमेंट इतना सफल हुआ कि ब्राज़ील की सरकार ने उनको कहा कि आपने जिस तरह का कल्चरल सर्कल वहाँ क्रिएट किया है और 45 दिनों में उनको लिखना पढ़ना सिखाया है, पूरे देश में आपको इसी तरह के कल्चरल सर्कल्स डेवलप करने हैं। लेकिन थोड़े ही समय में वहाँ पर सैन्य विद्रोह हो गया है और जो इनका जो नई सैनिक सरकार आती है वो इनके साक्षरता के जो इनकी विधि और उनके प्रयास हैं उनको नकार देती है, बल्कि इसको देश के खिलाफ द्रोह भी मानती है और उनको एक गद्दार के रूप में 70 दिन तक कैद भी रखती है। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं, देश छोड़ के चले जाते हैं, बोलीविया में रहते हैं, फिर चिली में रहते हैं और चिली में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक एग्रेरियन रिफॉर्म मूवमेंट के साथ जुड़ते हैं। फिर वहीं पर UNFPA जो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ ये काम करते हैं। 1967 में इनकी पहली किताब आती है एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, और जो इनकी दूसरी किताब आती है 1968 में, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। पोर्चुगीज़ भाषा में छपती है ये, बाद में इसका कई भाषाओं में अनुवाद होता है। तो जब इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद हो जाता है तो बहुत सारे लोग इनके बारे में जानने लगते हैं और उससे प्रभावित होकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनको 1969 में प्रोफेसरशिप ऑफ़र करती है। मैसाचुसेट्स में कैम्ब्रिज जो जगह है वहाँ उन्होंने कुछ समय बिताया। फिर ये जेनेवा चले गए हैं जहाँ वो स्पेशल एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस के साथ। इसी दौरान उन्होंने जो पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ हैं अफ्रीका में, वहाँ पर एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए एज एन एडवाइज़र काम किया, खासकर गिनी बिसाओ, मोज़म्बिक, इस तरह के जो अफ्रीका के बहुत ही पिछड़े देश हैं, वहाँ जो उन्होंने ब्राज़ील में एक्सपेरिमेंट किया था उसको रिप्लिकेट करने का उनको मौका मिला। फिर ये काफ़ी वर्षों बाद ब्राज़ील लौटते हैं और कुछ ही समय रहकर वहाँ स्थितियाँ फिर ऐसी हो जाती हैं कि उनको ब्राज़ील छोड़ना पड़ता है। फिर ये साओ पाउलो में वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ एडल्ट लिटरेसी प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र के रूप में 6 साल काम करते हैं। जब वर्कर्स पार्टी वहाँ लोकल इलेक्शन जीत जाती है तो फ्रायरे को वहाँ का म्यूनिसिपल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन नियुक्त किया जाता है, जहाँ वो अपने काम को और बेहतर तरीके से अंजाम दे पाते हैं। 1997 में साओ पाउलो में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। पॉलो फ्रेरे पे बहुत तरीके के इन्फ्लुएंसेस आए हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी का उन पे इन्फ्लुएंस रहा है। क्रिश्चियनिटी उनके लिए हमेशा एक सोशल कमिटमेंट के रूप में आई है, जो शोषण, दमन, इसके खिलाफ सामान्य लोगों की जो मुक्ति के लिए क्रिश्चियनिटी के जो आइडियाज़ हैं, क्रिश्चियनिटी के मेटाफर्स हैं, वो फ्रेरे ने अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। एग्जिस्टेंशियल फेनोमेनोलॉजिकल आइडियाज़ जो हैं वो उन्होंने ब्यूबर, सार्त्र, जैस्पर्स उनसे लिए हैं और उन आइडियाज़ की वजह से ही इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और डायलॉग, इस पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। आपको याद होगा कि हमने जब चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी में बात की थी, उसमें प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड डायलॉग, ये 3 आइडियाज़ थे, डिस्कवरी, एक्टिविटी एंड डायलॉग। तो डायलॉग वाला जो पार्ट था उस पे पॉलो फ्रेरे का बहुत
गहरा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग काम है। मार्क्स से उन्होंने ह्यूमनिज्म लिया है, प्रैक्सिस का जो आइडिया है उन्होंने डेवलप किया है, और एक यूटोपियन विजन कि एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है और जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था है उसके स्थान पर, ये विचार, ये होप, ये कन्विक्शन उनको मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म से मिलता है। उनके जो कोर बिलीफ हैं वो ये हैं कि जब तक लोग हिस्टोरिकल प्रोसेस में एक्टिवली योगदान नहीं देते और अपनी वास्तविक सिचुएशन को नहीं समझते, तब तक वो उनको बदल नहीं सकते हैं। उनके हिसाब से जो कुछ गोल्स ऑफ एजुकेशन हैं वो हम देखते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिशनली जिस तरीके से एजुकेशन दी जा रही है वो डोमेस्टिकेट करती है, लिबरेट नहीं करती, गुलाम बनाती है, स्टेटस को बना के रखती है। और वो कहते हैं कि शिक्षा कभी भी न्यूट्रल नहीं होती, हमेशा शिक्षा का एक पॉलिटिकल इंटेंट और कंटेंट होता है, और शिक्षा जो है वो यथास्थिति बनाए रखने के टूल के रूप में इस्तेमाल की जाती रही है। इससे कभी भी वास्तविक सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। वो ये कहते थे कि वास्तविक शिक्षा तभी संभव है जब स्त्रियां और पुरुष अपनी आसपास के माहौल को समझते हैं, उनमें एक क्रिटिकल आई डेवलप होती है, एक ऐसी आंख डेवलप होती है जो आलोचनात्मक तरीके से अपनी स्थिति को समझता है, और जो उनके अंदर परिवर्तन की, ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है उसको रियलाइज करता है। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो रियल एजुकेशन नहीं है। उनके हिसाब से यदि एक शब्द यदि आपको याद रखना हो उनके एजुकेशनल फिलॉसफी में, तो वो है कॉन्सेंटाइजेशन। वो कहते हैं कि कॉन्सेंटाइजेशन ही एजुकेशन का रियल पर्पस है। कॉन्सेंटाइजेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वह है टू मेक अवेयर, अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, एक चेतना का विकास करना, लोगों को जागरूक बनाना। ये जो प्रक्रिया है वो है कॉन्सेंटाइजेशन। बट ये शाब्दिक अर्थ है, फ्रायरे इसको और गहरे अर्थों में इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्सेंटाइजेशन में मनुष्य जो है वो नॉलेज का रिसिपिएंट नहीं है, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक कर्ता के रूप में वो विकसित होता है, जिसको सोशियो कल्चरल रियलिटी की बहुत गहरी समझ जिसमें विकसित होती है। वो सोशियो कल्चरल रियलिटी जो उनके जीवन को आकार देता है और उनमें वो क्षमता भरता है जिससे कि वो अपनी रियलिटी को परिवर्तित कर सकें। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस ये बोल रहे हैं कि 3 स्टेजेस में अचीव करते हैं: सेमी इंट्रांजिटिव कॉन्शियसनेस, नाइव ट्रांजिटिविटी एंड क्रिटिकल ट्रांजिटिविटी। सेमी इंट्रांजिटिव कॉन्शियसनेस कहते हैं कि जब हमको लगता है कि हम अवेयर हैं बट रियल सेंस में अवेयर नहीं होते, क्योंकि हमें परिवर्तन की इच्छा और शक्ति दोनों नहीं होती, हम उसको स्वीकार कर चुकते हैं। नाइव ट्रांजिटिविटी तब कहते हैं कि हमको लगता है कि हम परिवर्तन कर रहे हैं बट उस वास्तविक अर्थों में परिवर्तन नहीं होता, एक सतही स्तर पर परिवर्तन होता है। और क्रिटिकल ट्रांजिटिविटी तब है जब हम रियल डायलॉग में इंगेज करते हैं ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड, और उसके बेस पे जो वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो पाती है। इनके लिए शिक्षा एक रेवोल्यूशनरी फोर्स के रूप में आती है जो प्रैक्सिस की तरफ ले जाती है। प्रैक्सिस, जैसा मैंने कहा, रिफ्लेक्शन एंड एक्शन डायरेक्टेड एट द स्ट्रक्चर टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, व्यवस्था की, दमन की, शोषण की जो भी स्ट्रक्चर है उस पर विचार करना और उसको बदलने के लिए एक्शन लेना, इसको प्रैक्सिस कहते हैं। तो फ्रायरे कहते हैं कि जो शिक्षा प्रैक्सिस की तरफ नहीं ले जाती है, ह्यूमनाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट की तरफ नहीं ले जाती है, वो वास्तविक शिक्षा नहीं है। आगे के विचारों को हम अगले वीडियो में देखते हैं।